यार जी, बंगाल के इलेक्शन अभी खत्म हुए हैं। मार्क्स कहते थे कि व्यक्ति की जो सोच है वो उसकी क्लास डिटरमाइन करती है विदाउट एक्सेप्शन। यदि वो वर्कर है तो उसकी सोच जो है वो वर्कर की तरह होगी, और अगर वो बोर्जुआ है या रूलिंग क्लास है तो उसकी सोच रूलिंग क्लास की तरह होगी। तो बुर्जुआ माने समझ लो मोटे तौर पे अमीर आदमी। जो दूसरी क्लास होती है वो क्या कहलाती है? प्रोलेटेरिएट। ये वो लोग हैं जो उसकी फैक्ट्री में जाकर के काम करते हैं। इनका वर्ग संघर्ष होगा इन दोनों क्लासेस का, उसका परिणाम ये होगा कि कैपिटलिज्म तबाह हो जाएगा और दुनिया में क्रांति होगी, एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। मार्क्स खुद कौन है? मार्क्स खुद बुर्जुआ है। कोई पूछे अगर कि मार्क्सिज्म फेल कहाँ हुआ, उदाहरण दो, तो रूस का या चीन का उदाहरण मत देना। मार्क्सिज्म फेल कहाँ हुआ? मार्क्स की तो पूरी थ्योरी राजा राममोहन रॉय के आगे एकदम खत्म हो जाती है। और यही बात अगर आप ब्राह्मणों में लोगे, तिलक पर भी लागू होती है, गोखले पर भी लागू होती है, अगरकर पर भी लागू होती है, रानडे पर भी लागू होती है। बहुत सारे जो बड़े समाज सुधारक रहे हैं जिन्होंने जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व था उसको चुनौती दी। स्वामी विवेकानंद पढ़े लिखे हैं, तो बुर्जुआ होंगे कि प्रोलेटेरिएट होंगे? वो खुद जीते जागते साक्षात प्रमाण है कि मार्क्सिस्ट थ्योरी गड़बड़ है। और यही वजह है कि अभी जब बंगाल में अभी चुनाव परिणाम आएंगे तो कौन हारेगा कौन जीतेगा राम जाने, लेकिन ये पक्का है तो कोई परफेक्ट थ्योरी फिर एक तरह से हो ही नहीं सकती है। परफेक्ट थ्योरी ये बोलेगी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, बंगाल के इलेक्शन अभी खत्म हुए हैं, तो थोड़ा मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था जो आपने कोलकाता ट्रिप के बाद लिखा था पायनियर में, अद्वैतिक क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म। तो थोड़ा बहुत उसके बाद मैं मार्क्सिज्म मार्क्स के बारे में थोड़ा पढ़ने लगा। तो एक बात मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी कि मार्क्स कहते थे कि व्यक्ति की जो सोच है वो उसकी क्लास डिटरमाइन करती है विदाउट एक्सेप्शन। यदि वो वर्कर है तो उसकी सोच जो है वो वर्कर की तरह होगी, और अगर वो बोर्जुआ है या रूलिंग क्लास है तो उसकी सोच रूलिंग क्लास की तरह होगी। तो मैं ये सोच रहा था कि फिर इस फ्रेमवर्क के हिसाब से मार्क्स खुद क्या थे? वो बुर्जुआ थे, प्रोलेटारिएट थे? पूरी थ्योरी लिखी तो आपसे मैं थोड़ा समझना चाह रहा था कि एपी फ्रेमवर्क के अनुसार वो कैसे समझे। देखो, सबसे पहले जो मार्क्सवाद का बहुत साधारण ढांचा है, उसको सबके सामने रख देते हैं। जो तुमने क्लास की बात करी अभी, तो मोटे तौर पर दो क्लासेस दो क्लासेस होती हैं। तो एक वो होती है जिसके पास माल होता है। कौन सा माल? जिससे और माल तैयार हो सकता है। जैसे पैसा, जैसे फैक्ट्री, जैसे जंगल आदि संसाधन। हम्म? तो ये वो हो गई जो 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 ओनर्स क्लास है। हम्म? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, माने ऐसे संसाधनों को जिनसे निर्माण हो सकता है, जिनसे वस्तुओं का, साधनों का, चीजों का, गुड्स का निर्माण हो सकता है, वो उनके कब्जे में रहते हैं, वो उनको ओन करते हैं। तो उस क्लास को क्या बोलते हैं? बुर्जुआ। बुर्जुआ उस क्लास के एक व्यक्ति को बोलते हैं। उस पूरी क्लास को बोलेंगे बुर्जुआजी। बुर्जुआजी। और उस क्लास का जो भी होगा उसको हम कहेंगे ये बुर्जुआ है, ये बुर्जुआ है, ये बुर्जुआ है। ठीक है? तो बुर्जुआ माने समझ लो मोटे तौर पे अमीर आदमी। अमीर आदमी जिसके पास फैक्ट्री, कार, पैसा वगैरह है, वो हो गया बुर्जुआ हो गया। ठीक है? और जो दूसरी क्लास होती है वर्ग, ये जो वर्ग संघर्ष है, ये मार्क्सवाद के बिल्कुल दिल में है। उसी को केंद्र में रखकर पूरी थ्योरी बनी है। जो दूसरी क्लास होती है वो क्या कहलाती है? प्रोलेटेरिएट। ये वो लोग हैं जो उसकी फैक्ट्री में जाकर के काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो उसको जाकर के अपना श्रम बेचते हैं। तो वो जो ऊपर वाली क्लास है बुर्जुआजी, वो अपना कैसे काम चलाती है? उसके पास पैसा कहाँ से आता है? इन्हीं को एक्सप्लॉइट करके। प्रॉफिट से। हाँ, प्रॉफिट से। ठीक है? उसके पास फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किसके पास जाता है? उनके पास, बुर्जुआजी के पास जाता है। और ये जो नीचे वाले होते हैं प्रोलेटेरिएट, ये अपना काम कैसे चलाते हैं? ये जाके वहां काम करेंगे, इनको पगार मिलती है, वेजेस मिलती हैं।
तो ये दो वर्ग हो गए। और मार्क्स की पूरी थ्योरी ये है कि इतिहास की पूरी कहानी इन दोनों के वर्ग संघर्ष से लिखी गई है। हिस्ट्री अनफोल्ड्स थ्रू द इनएविटेबल फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू क्लासेस। तो मार्क्स ने ये बात कही थी 19वीं शताब्दी में, और फिर लेनिन वगैरह ने इस बात को आगे बढ़ाया 20वीं शताब्दी में, माने पिछली शताब्दी में। तो मार्क्स ने जब यूरोप में, इंग्लैंड में बहुत कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन देखा था, तब अपनी थ्योरी दी थी एंगल्स के साथ, और कहा था कि ये जो इनका वर्ग संघर्ष होगा इन दोनों क्लासेस का, उसका परिणाम ये होगा कि कैपिटलिज्म तबाह हो जाएगा और दुनिया में क्रांति होगी, और उस क्रांति से एक इगैलिटेरियन स्टेट, एक कम्युनिस्ट स्टेट की स्थापना होगी। हालांकि मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म दो अलग अलग चीजें हैं, पर लगभग इशारा इस तरफ था, एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। ठीक है, तो ये मार्क्स ने कहा था। तो कुल मिलाकर मार्क्स ने कहा गया है, अब बिल्कुल साधारण भाषा में समझते हैं, क्योंकि सवाल तुम्हारा ये है कि मार्क्स खुद कौन है। मार्क्स ने ये कहा है कि जो जिस वर्ग में पैदा हो गया तो बस हो गया। आप अगर एक बुर्जुआजी परिवार में पैदा हुए हो, तो अब आपके पास कोई विकल्प जैसी कोई चीज नहीं है। अब आपको अपने वर्ग के अनुसार ही व्यवहार करना पड़ेगा। आपके विचार भी आपके वर्ग के अनुसार होंगे, आपके कपड़े लत्ते भी, और आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा श्रम, आपकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप जो भी कुछ करो वो आपके वर्ग के काम आए। और आपकी, और जो प्रोलेटेरिएट वर्ग है, जिसको आप कहोगे कि वो दुखियों का, दीनों का, सर्वहारों का वर्ग है, आपके और इनके बीच में सदा एक तरह की वर्ग शत्रुता रहेगी। वो आपका दुश्मन ही रहेगा, आप उसके भले की नहीं सोच सकते, क्योंकि आप उस वर्ग के हो ही नहीं। आप उस वर्ग के हो ही नहीं। वो उसको मान लो मजदूरों का वर्ग है। अब मोटे तौर पे हम ऐसे कहेंगे, एक सेठों का वर्ग है, धनपतियों का वर्ग है, पढ़े लिखे लोगों का वर्ग है, किसी भी तरह से जिनके पास कुछ प्रिविलेज है उनका वर्ग है, और एक वर्ग है वो जो कमजोर है, सर्वहारा है, गया गुजरा है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, और कम शिक्षित है, ये उनका वर्ग है। ठीक है, ये दो वर्ग हो गए, एक मजदूर का वर्ग, एक सेठ का वर्ग। और ये कह रहे हैं कि सेठ के वर्ग में जो पैदा होगा वो सेठ जैसा ही सोचेगा और मजदूरों से वो शत्रुता रखेगा। माने कि कॉन्शियसनेस इज क्लास डिटरमिन्ड। आप जिस क्लास में पैदा हुए हो उससे तय हो जाता है कि आपकी कॉन्शियसनेस कैसी होगी, ये मार्क्स ने कहा। अब यहां पे तुम्हारा सवाल बड़ा मजेदार हो जाता है कि मार्क्स खुद कौन है। मार्क्स खुद बुर्जुआ हैं क्योंकि वो किसी मजदूर घर में नहीं पैदा हुए थे, लॉयर के घर में पैदा हुए थे, पैसा था। उनकी शादी एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुई थी, प्रशियन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुई थी। राजसी परिवार में तो उनका ब्याह हुआ था। खूब पढ़े लिखे थे, मजदूरों जैसे नहीं थे कि अशिक्षित हो। और जैसे मजदूर अपना श्रम बेचता है, वैसे मार्क्स ने कभी अपना श्रम बेचा नहीं। मार्क्स को उनके गुजारे के लिए पैसे किससे मिलते थे? एंगल्स से। और एंगल्स की खुद मैनचेस्टर में फैक्ट्री थी। तो मार्क्स हर दृष्टि से खुद बुर्जुआ हैं। लेकिन मार्क्स ने जो बात करी वो तो प्रोलेटेरिएट के भले की करी। तो मार्क्स खुद इस बात का उदाहरण है कि मार्क्सिज्म में कुछ गड़बड़ तो है, और बड़ी तगड़ी गड़बड़ है। कोई पूछे अगर कि मार्क्सिज्म फेल कहां हुआ, उदाहरण दो, तो रूस का या चीन का उदाहरण मत देना। मार्क्सिज्म फेल कहां हुआ? मार्क्स में फेल हुआ। मार्क्सिज्म के फेल होने का सबसे बड़ा उदाहरण खुद मार्क्स है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार तो मार्क्स को खुद ही एक शोषक होना चाहिए था। गरीबों का खून चूसने वाला एक सेठ होना चाहिए था मार्क्स को, क्योंकि वो खुद एक बुर्जुआ पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। पर मार्क्स ने ऐसा तो कुछ किया नहीं।
बात आई समझ में? तो वो जो फंडामेंटल एसर्शन है मार्क्सिज्म का कि कॉन्शियसनेस इज क्लास डिटरमिन्ड, वो वहीं पे बिल्कुल एकदम ध्वस्त हो जाता है। अब या तो आप ये मानो कि इसमें मार्क्स अपवाद थे बस, अगर सिर्फ मार्क्स अपवाद थे तो हम मार्क्स को क्या भगवान वगैरह मान रहे हैं? अगर मार्क्स अपवाद हैं तो और भी कोई अपवाद हो सकता है, और अगर और भी कोई अपवाद हो सकता है तो 100 अपवाद हो सकते हैं, 100 अपवाद हो सकते हैं, तो थ्योरी ध्वस्त हो गई, थ्योरी ध्वस्त हो गई। एक ये हो सकता है कि साहब आप सीधे ही मान लो कि ये जो आपने बोल दिया है कि आदमी की चेतना, आदमी के विचार, आदमी के आग्रह सब उसकी क्लास से आते हैं, ये आपकी बात ही गलत है। हाँ, जो क्लास होती है वो महत्वपूर्ण होती है, उसका व्यक्ति पे प्रभाव बहुत पड़ता है, लेकिन वो एकमात्र चीज नहीं होती कि जिससे आप व्यक्ति की पूरी कुंडली ही लिख डालें। आपने तो ये बात बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक बना दी, कुंडली की तरह फेटलिस्टिक बना दी। आपने कह दिया जो मजदूर पैदा हो गया उसकी मजदूर की चेतना होगी, और जो सेठ के घर में पैदा हो गया उसकी सेठ की चेतना होगी। ये तो बात भाग्यवाद की हो गई ना, ये तो फेटलिज्म ही हो गया। ये तो फेटलिज्म ही हो गया। एक और बात हो सकती है कि अगर हम मार्क्सिज्म की थ्योरी को सही माने तो मार्क्स बुर्जुआ है, तो मार्क्स को जो करना चाहिए वो बुर्जुआ वर्ग के ही स्वार्थ के लिए करना चाहिए, क्योंकि बुर्जुआ से जो भी कोई करेगा वो बुर्जुआ वर्ग के स्वार्थ के लिए ही करेगा। तो फिर मार्क्स ने भी जो थ्योरी दी वो बुर्जुआ वर्ग के स्वार्थों की रक्षा के लिए दी है। ये सब गड़बड़ हो गई, सब गड़बड़ हो गई। लेकिन इस बात के भी पक्ष में कुछ प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि मार्क्स की थ्योरी को भी सबसे ज्यादा मालूम है अपनाया किसने है, बुर्जुआ ने अपनाया है, प्रोलेटारिएट ने नहीं अपनाया है। मार्क्सिज्म के सबसे बड़े पैरोकार आपको यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे, लेखकों में मिलेंगे, कलाकारों में मिलेंगे, किसानों में और मजदूरों में थोड़ी मिलेंगे। किसान और मजदूर होते हैं प्रोलेटेरिएट, वहां आपको मार्क्सवाद का समर्थन बहुत नहीं मिलेगा। वहां तो बल्कि धर्म के नाम पर आप पाओगे कि लोग चल रहे हैं, और देशभक्ति के नाम पर चल रहे हैं, और उनके और बहुत सारे सरोकार होते हैं, उनके और बहुत सारे केंद्र होते हैं, उनके और बहुत सारे मोटिवेटर्स होते हैं। मार्क्सवाद को बिल्कुल अपना कट्टर दर्शन तो बुर्जुआ वर्ग नहीं बनाया है। तो इससे तो फिर ये साबित होता है कि मार्क्स की भी जो थ्योरी है वो एक बुर्जुआ थ्योरी है, बुर्जुआजी के लिए ही। अब ये तीनों ही बातें अगर हैं तो इसमें बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी आप बात लो कि थ्योरी गलत है या मार्क्स अपवाद है या मार्क्स खुद बुर्जुआ, इनमें से तीनों में से कोई भी बात लो तो निकल के यही आता है कि साहब एक फेटलिस्टिक, एक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी मत बनाया करो, क्योंकि डिटर्मिनिज्म में बड़े बड़े लफड़े हैं। जब आप कहते हो कि जो बुर्जुआ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ बुर्जुआ तरीके से ही सोच सकती है, तो फिर तो मार्क्स खुद भी लपेटे में आ गए, क्योंकि मार्क्स ही बुर्जुआ है। जो फ्रॉडियन थ्योरी है वो बोलती है कि साहब सारे थॉट्स आपकी सबकॉन्शियस डिजायर्स का रेशनल मैनिफेस्टेशन है। और ये जो बोला ये भी तो एक थॉट है, ये कौन सी सबकॉन्शियस डिजायर से आया है? अगर फ्रॉयड बोल गए कि जो तुम्हारे विचार होते हैं वो तुम्हारे मन के तहखाने में जो वासनाएं छुपी हुई हैं, वही मन के तहखाने वाली वासनाएं विचार बन के प्रकट हो जाती हैं, तो ये बात भी तो एक विचार है, ये कौन सी वासना का प्रकटीकरण है, ये भी तो बता दो फिर। तो यहां भी फंस गए। तो इस तरह की जितनी ये थ्योरीज होती है ना, ये सब फंसा देती हैं। ईमानदारी की बात यह कि आप बोलो कि हम पर प्रभाव पड़ता है अपने माहौल का, लेकिन आवश्यक नहीं होता कि हम उस माहौल के अनुसार ही व्यवहार करें, बिल्कुल आवश्यक नहीं होता है। मालूम है जब लेनिन ने ये देखा कि ये जितने मजदूर हैं ये क्रांति तो कर ही नहीं रहे, ये क्रांति तो कर ही नहीं रहे, इस बात को बोला गया था फॉल्स कॉन्शियसनेस। बोला यह गया था कि इन्हें क्रांति करनी चाहिए पर ये क्रांति कर नहीं रहे, क्योंकि इनके दिमाग पर दूसरे नशे चढ़ गए हैं। वो जो था नहीं, मास रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। तो क्रांति तो कर ही नहीं रहे, तो एक नई
धारणा दी गई, इनको एपिसाइकल बोलते हैं। ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है उसमें लगाए पैचेस हैं, ये पैचेस उसी को somehow हाँ, कि थ्योरी को एडजस्ट करके थ्योरी को प्रिजर्व कर लो, क्योंकि जो इंपेरिकल एविडेंस है वो तो थ्योरी के विरुद्ध जा रही है। दिखाई ये दे रहा है कि वो जो मजदूर वर्ग है वो क्रांति करने की जगह है वो तो सेठों का यशोगान कर रहा है, वो तो सेठों को अपना आदर्श मान रहा है। तो वो तो कहीं से क्रांति करता दिखाई नहीं दे रहा। क्रांतियां हुई भी जो हैं वो बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्रियलाइज्ड देश थे उनमें नहीं हुई, जो कम इंडस्ट्रियलाइज्ड देश थे वहां फिर भी क्रांतियां हुई। अमेरिका में कोई क्रांति नहीं हुई। ठीक है, तो फिर एक कॉन्सेप्ट दिया गया द वैनगार्ड इंटेलेक्चुअल का। कौन? द वैनगार्ड इंटेलेक्चुअल। कहा गया कि देखो साहब, ये मजदूर वगैरह इनके तो कुछ है नहीं ज्यादा बुद्धि बुद्धि, जो बुर्जुआजी हैं उन्हीं में से कोई निकलेगा जो अपने वर्ग हितों की, अपने वर्ग स्वार्थों की, अपने क्लास इंटरेस्ट्स की परवाह छोड़ करके, अपने क्लास को ही छोड़ करके वो जाएगा इन मजदूरों के पास, इन प्रोलेटेरिएट के पास, और फिर इनकी फॉल्स कॉन्शियसनेस हटा के इनमें जागृति लाएगा और इन्हें क्रांति के लिए तैयार करेगा। अभी तो और गजब बात हो गई। अब देखो आप क्या बोल रहे हो। आप बोल रहे हो ये दो वर्ग हैं जिनमें क्रांति भी बुर्जुआ वर्ग ही कर सकता है, माने क्रांति करनी प्रोलेटेरिएट को है, पर वो क्रांति करवाएगा भी कौन? कोई एक अलग वैनगार्ड इंटेलेक्चुअल निकलेगा बुर्जुआ वर्ग से ही, और वो जाकर के फिर मजदूरों में क्रांति कराएगा। और ये वैनगार्ड इंटेलेक्चुअल कौन होगा? जो पढ़ा लिखा है पर आदर्शवादी है, जो पढ़ा लिखा है आदर्शवादी है पर जिसके मन में स्वार्थ नहीं है, बस विद्रोह है और आग है, ये जाएगा और मजदूरों और किसानों के जाके कहेगा चलो उठो और क्रांति करो। और हमें इसके तमाम उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। तुम भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टियां रही हैं इनको ही देखोगे तो इनकी बहुत सारी जो लीडरशिप है वो जो भारतीय समाज का सबसे बड़ा बुर्जुआ वर्ग है ब्राह्मणों का, उसकी रही है। बात समझ में आ रही है? मार्क्स खुद उदाहरण हो गए वैनगार्ड इंटेलेक्चुअल का, लेनिन उदाहरण हो गए। जितने बड़े बड़े नाम है पूरे कम्युनिस्ट इतिहास में वो सब वैनगार्ड इंटेलेक्चुअल्स के उदाहरण हो गए। तो ये क्या चल रहा है? ये तो एक तरह से अगर उन्होंने थ्योरी में इंक्लूड कर दी है चीज, तो एक तरह से वो जस्टिफाई नहीं होगी। आपने जैसे ही थ्योरी में चीज इंक्लूड कर दी वैसे ही थ्योरी ही ध्वस्त हो गई, वैसे ही थ्योरी ही ध्वस्त हो गई। क्योंकि थ्योरी तो ये बोलती है कि दो वर्ग हैं और दोनों में सतत संघर्ष रहेगा ही रहेगा, और ये जो डायलेक्टिकल फ्रिक्शन होगा इसी से फिर कोई नई चीज निकलती है जो कि ऐसे फिर इतिहास समय आगे बढ़ता रहता है। थ्योरी तो ये बोलती है। पर जो आपने ये बोल दिया कि ये दो वर्ग ऐसे हैं जिसमें दूसरे वर्ग का नेतृत्व करने के लिए जो विपक्षी विरोधी दुश्मन वर्ग है वहां से कोई निकल गया है और फिर मजदूरों का नेतृत्व करेगा, तो ये तो आपने तो थ्योरी के ही परखच्चे उड़ा दिए ना। इससे कहीं बेहतर है कि आप ये बोल दो कि साहब मार्क्स ने बिल्कुल सही बोला था, व्यक्ति जिस माहौल में पैदा होता है, परवरिश पाता है, शिक्षा पाता है, मूल्य और संस्कार पाता है, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्रभाव पड़ता है, वो बात कोई आखिरी नहीं हो जाती। इसीलिए मैं आपसे बोला करता हूं आखिरी चीज नियत होती है। कोई भी थ्योरी जो एब्सोल्यूट हो जाएगी वो फंस जाएगी। कोई भी थ्योरी जो कहेगी कि एक्स से हमेशा वाई निकलता है, उसको फिर यह भी बताना पड़ेगा कि ये थ्योरी कहां से आ गई। तो थ्योरी कहां से आ गई? वो जो थ्योरी दे रहा है वो फिर किस वर्ग का है? क्योंकि थ्योरी देने वाला भी तो कोई है ना। वो फिर किस वर्ग का है? वो फिर वो सारी डिटर्मिनिस्टिक थ्योरीज फेल करेंगे ही करेंगी। इसीलिए आपको जो फ्रेमवर्क दिया है एपी फ्रेमवर्क, वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। वो आकर आपकी नीयत पे रुक जाता है। वो आपसे कहता है कुछ पक्का नहीं है, तुम तय करोगे क्या होगा। मार्क्स की थ्योरी आपको एक तरह से मजबूर बनाती है। वो कहती है अगर तुम बुर्जुआ हो तो तुम बुर्जुआ रहोगे, और तुम अगर प्रोलेटेरिएट हो तो तुम प्रोलेटेरिएट रहोगे। ये मजबूरी गड़बड़ बात है, इसमें मनुष्य की चेतना के लिए कोई जगह नहीं है। और इसीलिए मार्क्सिज्म को विफल होना पड़ा। और भी हम अगर उदाहरण देखें, राजा राम मोहन रॉय जी का उदाहरण है, वो भी एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। ये
अकेला उदाहरण नहीं है। तुम ब्राह्मणों की बात कर, अभी मैंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों की बात करी थी। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो वो सारे वो काम करे जो जो ब्राह्मण वर्ग की प्रभुसत्ता को आगे बढ़ाते हैं। जी। राजा राम मोहन रॉय क्या कर रहे हैं? बंगाली ब्राह्मण है, कुलीन ब्राह्मण है, सती के खिलाफ खड़े हैं, बाल विवाह के खिलाफ खड़े हैं, जाति प्रथा के खिलाफ खड़े हैं, यहां तक कि मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये क्या है? ये तो उन्होंने अपने वर्ग के पूरे ढांचे को ही ध्वस्त कर दिया। मार्क्स क्या बोलेंगे इस पे? मार्क्स की तो पूरी थ्योरी राजा राम मोहन रॉय के आगे एकदम खत्म हो जाती है। राजा राम मोहन रॉय ब्राह्मण होते हुए भी अपने वर्ग को छोड़ करके दूसरे वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। और यही बात अगर आप ब्राह्मणों में लोगे तो तिलक पर भी लागू होती है, गोखले पर भी लागू होती है, अगरकर पर भी लागू होती है, रानड़े पर भी लागू होती है। बहुत सारे जो बड़े समाज सुधारक रहे हैं जिन्होंने जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व था उसको चुनौती दी है और कुरीतियों को चुनौती दी है, वो सब ब्राह्मण ही थे। स्वामी विवेकानंद की बात कर सकते हो ब्राह्मणों में, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने जो पूरा कर्मकांड था उसके खिलाफ शंखनाद कर दिया। और ब्राह्मणों ने जो पारंपरिक ब्राह्मण थे उन्होंने इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया था। तो अब मार्क्स क्या बोलेंगे इस पर? मार्क्स के अनुसार तो जो जिस वर्ग का है वो उसी वर्ग के अनुसार व्यवहार करेगा, पर यहां तो वर्ग को तोड़ा जा रहा है, बाहर निकला जा रहा है, क्योंकि मनुष्य चैतन्य है और अहंकार के पास चुनाव की शक्ति है। बात नियत की है कि तुम क्या चुनते हो, बात नियत की है। स्वामी विवेकानंद पढ़े लिखे हैं तो बुर्जुआ होंगे कि प्रोलेटेरिएट होंगे? बुर्जुआ ही तो होंगे। स्वामी विवेकानंद दलित वर्ग से नहीं आ रहे हैं, अछूत वर्ग से नहीं आ रहे हैं, तो कायस्थ हैं और पढ़े लिखे हैं और वो दिखने में भी सुडौल है, बढ़िया है, अपना अच्छा है, तो वो काहे के लिए फिर जाकर के जाति प्रथा के विरुद्ध बोल रहे हैं और तमाम जो सवर्ण लोगों की प्रिविलेजेस थी उनके खिलाफ बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने भी जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है उसका उल्लंघन कर दिया। वो खुद जीते जागते साक्षात प्रमाण है कि मार्क्सिस्ट थ्योरी गड़बड़ है। और यही वजह है कि अभी जब बंगाल में अभी चुनाव परिणाम आएंगे तो कौन हारेगा कौन जीतेगा राम जाने, लेकिन ये पक्का है कि मार्क्सवादियों को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी थ्योरी में ही कुछ गड़बड़ है और आप उस गड़बड़ को स्वीकारने की ईमानदारी भी नहीं दिखा रहे हो, बल्कि आप उस पर पैबंद लगा रहे हो, आप उस पर पैचेस लगा रहे हो। आप उसके एपिसाइक्लिक जस्टिफिकेशंस एक के बाद एक तैयार कर रहे हो, उसमें कुछ फायदा नहीं होता, वो डिसऑनेस्टी है। या तो मार्क्सिज्म के नाम पे कुछ और, जैसे आजकल के सो कॉल्ड मार्क्सिस्ट कंट्रीज हैं, रशिया हो गई, इवन चाइना हो गई, इंडिया को तो नॉर्थ कोरिया का तो एग्जांपल थोड़ा देखो, समझो एक बात को, एनी थ्योरी दैट डज नॉट लुक एट द थ्योराइजर इज बाउंड टू बी हॉलो। जैसे रेशनलिज्म है, रेशनलिज्म क्या बोलता है? मैं हर चीज के प्रति इंक्वायरी रखूंगा खुद को छोड़ करके मैं हर चीज को इंक्वायर करूंगा कि क्या चल रहा है, बस मैं खुद को नहीं देखूंगा कि मेरी नीयत क्या है, उसको नहीं देखूंगा। कोई भी थ्योरी जो थ्योरी देने वाले को अपने एम्बिट से बाहर कर देती है, वो थ्योरी देने वाले को भगवान बना देती है, वो थ्योरी देने वाले को अपवाद बना देती है, ग्लोरियस एक्सेप्शन बना देती है, और हो गई गड़बड़। बात आ रही है ना समझ में? तो ये सिर्फ लॉजिकल फैलेसी ही है या नहीं, ये साइकोलॉजिकल, नॉट लॉजिकल, साइकोलॉजिकल। आप अहंकार को समझने से इनकार कर रहे हो। आप मनुष्य की चेतना में चुनाव का जो अधिकार और जिम्मेदारी निहित है, आप उससे ही इनकार करे दे रहे हो। हमारे पास सबसे बड़ा अधिकार है कि हम चुन सकते हैं। मैं अपनी चेतना चुन सकता हूं। मेरी चेतना मेरी क्लास से नहीं तय होगी। हाँ, क्लास मुझ पर प्रभाव डालती है, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, क्लास का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरे पास चुनने की ताकत है, मैं चुन सकता हूं। तो ये बात एक साइकोलॉजिकल एरर है कि जैसे मनुष्य कठपुतली हो कि जहां पैदा हो गया आप उसी अनुसार व्यवहार करेगा। मनुष्य कठपुतली नहीं है। सब वर्ग अपने अपने वर्गों के हितों के, स्वार्थों के विरुद्ध भी व्यवहार करते आए हैं।
अब आप जिनको प्रोलेटेरिएट वर्ग बोलते हो, कबीर साहब, रैदास साहब, ये लोग सब कहाँ से आएंगे? ये क्या बुर्जुआ वर्ग से थे? ये प्रोलेटेरिएट से थे, लोअर लेकिन क्लासेस। लोअर क्लासेस, लेकिन इन्होंने जिस साहित्य की रचना की वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, तो ये तो मामला बुर्जुआ हो गया। मार्क्स फिर यहां पर ध्वस्त हो गए कि एक वहां पर अशिक्षित कोई चर्मकार है, कोई वहां पर जुलाहा है, कोई साधारण दुकानदार है, ये सब जो भक्ति धारा थे ये उसके संत कवि थे ये लोग। और इन्होंने जो साहित्य रचा, आगे चल के यूनिवर्सिटीज में लोग उस पर पीएचडी कर रहे हैं। तो ये तो फिर से धोबी पाठ हो गया ये। तो कोई परफेक्ट थ्योरी फिर एक तरह से हो ही नहीं सकती है। परफेक्ट थ्योरी ये बोलेगी, परफेक्ट थ्योरी ये बोलेगी कि बेटा सब तुम्हारे ऊपर है, बात नीयत की है। परफेक्ट थ्योरी कभी नहीं बोलेगी कि इफ एक्स देन वाई, डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगी, कभी डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगी। वो तुम्हारे हाथ में ताकत छोड़ देगी। कोई थ्योरी जो सोचो तुम्हारे हाथ में ताकत ही नहीं छोड़ रही, उसने क्या करा? उसने थ्योरी देने वाले को भगवान बना दिया ना। उसने कह दिया साहब ये अनुपम चैटर्जी है, ये ब्राह्मण है, तो अब ये बिल्कुल ब्राह्मणवाद ही करेगा पूरी जिंदगी, और ये सब बाकी वर्णों का और जातियों का और शूद्रों का शोषण ही करेगा। उसने तुमको कठपुतली बना दिया ना, उसने तुम्हारी ताकत छीन ली ना। तो फिर जो थ्योरी देने वाला है ये खुद शोषक बन गया। सबसे बड़ा बुर्जुआ वो हो गया जो थ्योरी दे रहा है, क्योंकि बुर्जुआ अगर वो है जो एक्सप्लॉइट करता है तो सबसे बड़ा एक्सप्लॉइटेशन तो थ्योरी देने वाले ने कर दिया। और इस थ्योरी देने वाले ने बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट दोनों का एक्सप्लॉइटेशन कर दिया, क्योंकि उसने दोनों को ही रोल्स में कन्फाइन कर दिया। इससे बड़ा एक्सप्लॉइटेशन किसी का क्या हो सकता है कि मैं बुर्जुआ से कहूं कि अब तू बुर्जुआ रोल में ही सीमित रहेगा, लिमिटेड रहेगा, कन्फाइंड रहेगा, और तू प्रोलेटेरिएट है तो तू प्रोलेटेरिएट रोल में ही सीमित रहेगा, कन्फाइंड रहेगा। ये तो मैंने एक साथ दोनों का ही एक्सप्लॉइटेशन कर दिया ना। तो ये जो थ्योरी देने वाला हुआ ये तो मास्टर एक्सप्लॉइटर हो गया। कोई भी ऐसी थ्योरी जो इंसान को डिटर्मिनिज्म में कैद कर देती हो बड़ी खतरनाक है, उसे नहीं मानना चाहिए। आखिरी बात हमारी आजादी है। जिसने तुम्हें एक डिटर्मिनिज्म दे दिया उसने तुम्हारी आजादी छीन ली, उसने तुम्हारा बनने और बिगड़ने का हक छीन लिया। अब तुम क्या क्रांति करोगे? तुम जो क्रांति करोगे वो तुम्हारे अपने सीमित दायरे के भीतर की क्रांति होगी, फिर तुम क्रांति कर ही नहीं सकते। और जो दूसरा वर्ग होगा उससे कहा जाएगा क्रांति तो तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि दैट इज योर क्लास परफॉर्मेंस, दैट इज योर क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो क्रांति भी अगर होती भी है तो क्रांति नहीं है, वो तो ड्यूटी हो गई। क्योंकि साहब मैं कौन हूं? मैं मजदूर वर्ग से हूं, और मार्क्स के अनुसार क्रांति करना तो मेरा जिम्मेदारी है। तो अब मैं क्रांति थोड़ी कर रहा हूं, तो जिम्मेदारी निभा रहा हूं। वो क्रांति भी नहीं है, वो डिटर्मिनिस्टिक क्रांति है, तो वो कोई क्रांति भी नहीं हुई। तो कोई भी ऐसी थ्योरी जो बोले कि इफ एक्स देन वाई, वो अस्वीकार कर देनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान की आजादी छीन रही है, वो इंसान की चेतना छीन रही है, वो इंसान का चुनने का हक छीन रही है। सही थ्योरी वो होगी जो कहेगी बेटा सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, सब कुछ तुम्हारे, बाहर की दुनिया तुम्हारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल मार्क्स ने ठीक कहा था, बाहर की दुनिया विविध कारणों से चलती है और हमें नहीं पता। बाहर की दुनिया से तुम पे हर तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं, तुम्हारे हाथ में नहीं होते। बिल्कुल ठीक कहा था मार्क्स ने। लेकिन मार्क्स ने भीतर की दुनिया को तो देखा ही नहीं। मार्क्स ने भीतर की दुनिया को तो मान्यता ही नहीं दी। मैं तुमसे कह रहा हूं भीतर की दुनिया तुम्हारे हाथ में होती है, वहां तुम चुनोगे। बाहर से तुम हो सकता है ब्राह्मण पैदा हुए हो, कि मजदूर पैदा हुए हो, कि कुछ पैदा हुए हो, धन्ना सेठ पैदा हुए हो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। काले गोरे पैदा हुए, स्त्री पुरुष पैदा हुए, तुम्हारे हाथ में नहीं था। लेकिन तुम्हारे भीतर क्या होता है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। वो मार्क्स नहीं तय करेंगे, वो कोई थ्योरी नहीं तरेगी, वो ज्योतिष नहीं तय करेगा, वो जाति नहीं तय करेगी, वो कुंडली नहीं तय करेगी, वो पैसा नहीं तय करेगा। वो तुम तय करोगे, वो तुम तय करोगे। सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी नीयत का खेल है। ये बात मैं तुमसे कहा करता हूं, यही बात तुम फ्रेमवर्क में पाते हो। वो भी कहते हैं। हाँ, थ्योरीज में एक चीज और मैं देखता हूँ कि जब इस तरह की त्रुटियां या कोई पॉलिसी आती है तो थ्योरी को लेकिन लोग डिसमेंटल नहीं करना चाहते इमीडिएटली। इनफैक्ट इतना कुछ होने के बाद भी मार्क्सिज्म
कि इंटरनल एग्जाम्पल्स एक्सटर्नल एग्जाम्पल्स फेलियर के होने के बाद भी कंटिन्यू कर रही है किसी तरह से, तो ये क्यों है? क्योंकि तुमने उस थ्योरी के साथ अपना स्वार्थ जोड़ लिया है। अब तुम उस थ्योरी पर जो पैचेस लगा रहे हो, जो पैबंद लगा रहे हो, जो उसको एपिसाइक्लिक डिफेंसेस दे रहे हो, वो उस थ्योरी को और एब्सर्ड बनाते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी तुम लगे हुए हो सिद्ध करने में कि थ्योरी तो सही है साहब, थ्योरी तो सही है साहब। इससे बस यही पता चलता है कि अहंकार की जब नीयत खराब हो तो सच सामने भी खड़ा हो तो उसे नजर नहीं आता है। जब काम भरा हो आंख में तो सच नजर नहीं आता। इसको आप ये बोल, जब थ्योरी भरी हो आंख में तो सच नजर नहीं आता है। जिसकी भी आंख में एक बार थ्योरी भर गई, उसके सामने तुम कितनी भी इंपेरिकल एविडेंस खड़ी कर दो, वो कहेगा ये एविडेंस नहीं है, ये एबरेशन है, ये प्रमाण नहीं है, ये अपवाद है। वो मानेगा नहीं, कहेगा अच्छा ये कभी कभी हो जाता है, तो टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स वी कैन हैव सेपरेट ब्रांचेस ऑफ द थ्योरी। टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स वी कैन रेफर टू द अपेंडिक्स नाउ। कोई अगर ये कहे कि एक तरह से एपी फ्रेमवर्क सारा जो बर्डन है वो नियत पे ही छोड़ देती है, तो बाहरी कंडीशंस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, बिल्कुल 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 करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बाहरी कंडीशन नहीं होती तो तुम मैं कहां से आते? ये तुम्हारी शर्ट भी बाहरी कंडीशन से बनी है, तुम्हारी नाक भी बाहरी कंडीशन से बनी है, मेरी ये मांस की आंख भी बाहरी कंडीशन से बनी है, ये शरीर ही बाहरी कंडीशन से बना है। इतना ही नहीं, वो जो ईगो है जो एपी फ्रेमवर्क के केंद्र में बैठी हुई है, वो ईगो भी शरीर द्वारा निर्मित है। उसकी बर्थ तो बायोलॉजिकल ही है ना, तो उसकी बर्थ भी बाहरी कंडीशन से है। द ईगो इज नॉट बॉर्न फ्रॉम इटसेल्फ, द ईगो इज बॉर्न फ्रॉम समथिंग आउटसाइड ऑफ इटसेल्फ कॉल्ड द बॉडी। तो बाहरी कंडीशंस तो निसंदेह प्रभाव रखती हैं, लेकिन हम कह रहे हैं वो सबसे बड़ा प्रभाव रखेंगी कि नहीं, ये तुम जानो। बाहरी कंडीशंस बड़ी बात होती हैं, पर उससे बड़ी बात होता है तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा प्रेम। प्रेम किसी भी प्रभाव पर, किसी भी प्रक्रिया पर भारी पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं, तुम तय कर लो तो तुम्हारे भीतर तो वही होगा जो तुमने चाहा है। हाँ, बाहर बाहर की चीजें तुम नहीं बदल सकते या बदल सकते हो, वो अनिश्चित है। किसी भी तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इस पर आप और भी दूसरी आइडियोलॉजी इस पर भी आप बोल चुके हैं, तो जो भी आजकल चल रहा है चुनाव, ये आइडियोलॉजी फाइट। हाँ, जहां कहीं भी उदाहरण के लिए कहा गया अब तुम मुसलमान के घर में पैदा हुए हो तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, ठुकरा दो इस थ्योरी को, इस आइडियोलॉजी को। तुम हिंदू के घर में पैदा हुए हो तो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, ठुकरा दो। ये सब तुमसे क्या छीन रहे हैं? तुम सोचो, मार्क्सवाद की तरह ये सारी मान्यताएं, ये सारी आइडियोलॉजीज, विचारधाराएं तुमसे क्या छीन रही हैं? तुम्हारी स्वतंत्रता छीन रही हैं, तुमसे तुम्हारे चुनाव का हक छीन रही हैं। वो तुमसे कह रहे हैं तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम मुस्लिम हो, तो तुम्हें अब ऐसे ही जीना है और ऐसे ही व्यवहार करना है। क्यों करना है? तुम स्त्री हो तो तुम्हें अब इन्हीं तरह, इन्हीं आदर्शों पर चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? इस तरह की जो भी मान्यताएं तुम्हारे सामने आने, ठुकरा दो। देखो कि मान्यताओं के नाम पर बंधन लादे जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।